इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी को मिला है देश का सबसे बड़ा एआई इंफ्रा का मेगा ऑर्डर। L&T कैसे बनाएगी इंडिया की सबसे बड़ी एआई फैक्ट्री? दूसरी तरफ जेप्टो और ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स अब फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स के रेडार पर आ गए हैं। रैपिड डार्क स्टोर एक्सपेंशन के बीच में हाइजीन और लाइसेंस सस्पेंशन जैसे हार्ड एक्शंस का क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट होगा? और लास्ट में इंडिया की इंडस्ट्रियल स्टोरी का स्टॉक मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट। एफआईआईज ने कौन से 3 हाई ग्रोथ इंडस्ट्रियल कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स मैसिवली बढ़ाई हैं? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम ऐसी स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में लार्सन एंड टूब्रो ने अनाउंस किया है कि उसे चेन्नई में इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल क्लस्टर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का मेगा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर यूएस बेस्ड एआई क्लाउड कंपनी टुगेदर एआई से मिला है। ऑर्डर की वैल्यू 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच में है, जिसमें 10,000 एनवीडिया B300 जीपीयूज को डिप्लॉय किया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि यह सिर्फ L&T का एक और प्रोजेक्ट नहीं है। इस डील के साथ L&T ऑफिशियली एआई फैक्ट्री बिजनेस में एंटर कर रही है। एआई फैक्ट्री एक ऐसा स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां बहुत लार्ज स्केल एआई वर्कलोड्स को ट्रेन, रन और फाइन ट्यून किया जा सकता है। मतलब कि एआई मॉडल्स को डेवलप करने के लिए जो मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए वो यहां पर अवेलेबल होगी। ये फैसिलिटी L&T की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडियरी LTN कंप्यूट डेवलप करेगी, जो L&T के डेटा सेंटर बिजनेस Vyom.ai का पार्ट है। ये फैसिलिटी चेन्नई में L&T के व्योम डेटा सेंटर कैंपस में होस्ट होगी। L&T चेन्नई कैंपस को इवेंचुअली गीगावाट स्केल एआई इंफ्रा साइट के फॉर्म में डेवलप कर रहा है। इसका फर्स्ट फेज 250 मेगावाट का प्लान है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ जीपीयूज तक लिमिटेड नहीं है। इसमें हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग, अल्ट्रा लो लेटेंसी कनेक्टिविटी, पैरेलल स्टोरेज और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस भी होने वाले हैं। इसके पीछे आइडिया ये है कि कस्टमर्स एक सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के थ्रू अपने एआई वर्कलोड्स को डिप्लॉय और स्केल कर सकें। और यहाँ L&T के लिए अपॉर्चुनिटी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एआई अडॉप्शन बढ़ने के साथ साथ कंपनीज को एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। L&T इसी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में पोजीशन बना रहा है। इसके लिए कंपनी ने LTN कंप्यूट के थ्रू इंडिया में मल्टीपल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफरिंग्स डेवलप करने का प्लान बनाया है। इसमें हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर्स, सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एआई फैक्ट्री सर्विसेज, जीपीयू एज अ सर्विस और मैनेज्ड एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे बिजनेसेस शामिल हैं, जो कि गवर्नमेंट्स, एंटरप्राइजेस, क्लाउड प्रोवाइडर्स और एआई कंपनीज को ऑफर हो सकते हैं। और अब टुगेदर एआई के साथ ये ऑर्डर इस स्ट्रैटेजी का पहला मेजर वैलिडेशन हो सकता है। बिगर पिक्चर में L&T ट्रेडिशनली इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन एआई के राइज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर इंफ्रा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। L&T के लिए ये लार्ज ऑर्डर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में एंट्री का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर इंडिया में एआई कंप्यूटिंग डिमांड इसी तरीके से एक्सेलरेट होती है तो फ्यूचर में डेटा सेंटर्स और एआई फैक्ट्रीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। आप L&T के इस मूव को, इस विन को कैसे देखते हैं? शेयर कीजिए कमेंट्स में। दूसरी स्टोरी में कर्नाटका और महाराष्ट्र में जेप्टो और ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स के रीसेंट इंस्पेक्शंस के बाद अथॉरिटीज ने दोनों कंपनीज की फैसिलिटीज पर एक्शन लिया है, जहां अलेज्ड हाइजीन, स्टोरेज और लेबलिंग वायलेशंस सामने आए हैं। डार्क स्टोर्स मॉडल की वजह से ही क्विक कॉमर्स इतनी क्विक है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एक डार्क स्टोर में 20,000 तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आज जब एक कंपनी ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फैसिलिटीज को ऑपरेट कर रही है तो हर लोकेशन पर स्टोरेज, हाइजीन, लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना ऑपरेशनली चैलेंजिंग हो सकता है। बट ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो फैसिलिटीज फूड को हैंडल और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंडर वैलिड फूड बिजनेस लाइसेंस लेना होता है, हाइजीन और सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने होते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रॉपर कंडीशंस में स्टोर करना होता है, कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना होता है, ट्रेसेबिलिटी भी मेंटेन करनी होती है और पैकेजिंग और लेबलिंग रूल्स को भी फॉलो करने होते हैं। और
अगर वायलेशंस मिलते हैं तो स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट कर सकती हैं, सैंपल्स कलेक्ट कर सकती हैं, लाइसेंसेस को सस्पेंड कर सकती हैं और एनफोर्समेंट एक्शन ले सकती हैं। रीसेंट केसेस इसी कंसर्न को हाईलाइट करते हैं। कर्नाटका में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने होसकोटे में जेप्टो के एक वेयर हाउस को अलेज्ड लेबलिंग, मिसब्रांडिंग, हाइजीन और स्टोरेज वायलेशंस के चलते सील कर दिया। महाराष्ट्र में एफडीए ने मुंबई के मलाड एरिया में ब्लिंकिट की एक फैसिलिटी का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, जहां पर कॉकरोच इन्फेस्टेशन और इम्प्रॉपर स्टोरेज प्रैक्टिसेस रिपोर्ट हुई थी। अब ये पहली बार नहीं है जब क्विक कॉमर्स फूड सेफ्टी स्क्रूटनी का सामना कर रहा है। पिछले साल आपको याद होगा मुंबई के धारावी में जेप्टो के एक फूड फैसिलिटी को भी पुअर हाइजीन और सेफ्टी वायलेशंस के चलते शट डाउन कर दिया गया था। क्विक कॉमर्स का स्केल देखें तो ये इशू और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्च तक ब्लिंकिट के पास 2243 डार्क स्टोर्स थे, इंस्टामार्ट के 1143 और जेप्टो के 1139 डार्क स्टोर्स थे। फ्लिपकार्ट मिनट्स के पास अभी अप्रॉक्सिमेटली 800 स्टोर्स थे और Amazon नाउ के अप्रॉक्सिमेटली 500 स्टोर्स थे। मतलब कि इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंड कर रही है, लेकिन उसके साथ अब कंप्लायंस ओवरसाइट मेंटेन करना भी काफी इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से डार्क स्टोर्स अब अपने फर्स्ट मेजर कंप्लायंस साइकिल से गुजर रहे हैं। इससे पहले क्लाउड किचन्स और रेस्टोरेंट्स भी इंडस्ट्री के स्केल होने के साथ साथ सिमिलर रेगुलेटरी स्क्रूटनी का सामना कर चुके हैं। क्विक कॉमर्स कंपनीज के लिए इसका मतलब सिंपल है कि डार्क स्टोर्स की गिनती बढ़ाना इनफ नहीं होने वाला है। प्रोसेसेस, रेगुलर ऑडिट्स और ऑपरेशनल डिसिप्लिन भी स्केल करना इंपॉर्टेंट होगा। क्या इन रेट्स के बाद अब आप क्विक कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर भरोसा करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। तीसरी स्टोरी में अप्रैल से जून 2026 के क्वार्टर में एफआईआईज ने कुछ इंडस्ट्रियल कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स सिग्निफिकेंटली बढ़ाई है। इसमें से एक कंपनी है वेलस्पन कॉर्प कंपनी। लार्ज डायमीटर पाइप्स बनाती है और इस सेगमेंट में ग्लोबली एक मेजर प्लेयर है। इसके प्रोडक्ट्स ऑयल एंड गैस पाइपलाइन से लेकर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तक यूज होते हैं। जून क्वार्टर में एफआईआईज ने वेलस्पन कॉर्प में अपनी होल्डिंग 3.38 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा दी, जिससे टोटल एफआईआई होल्डिंग 14.6% हो गई। और इसका एक बड़ा रीजन समझते हैं कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। जुलाई 2026 के एंड तक वेलस्पन का ग्लोबल ऑर्डर बुक करीब 25,750 करोड़ रुपए का था। मतलब कि डिमांड विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है और नंबर्स भी काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। Q1 FY27 में रेवेन्यू 15% बढ़ गया, 4,081 करोड़ रुपीस हो गया। एबिटा 35% बढ़कर 756 करोड़ रुपीस हो गया और प्रॉफिट 42% बढ़ा, 499 करोड़ रुपीस हो गया। दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन। सो कंपनी कूलिंग और थर्मल सॉल्यूशंस बनाती है जो HVAC, रेफ्रिजरेशन, रेलवेज, ऑटोमोबाइल्स, पावर और डेटा सेंटर्स जैसे सेक्टर्स में यूज होते हैं। जून क्वार्टर में एफआईआईज ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग 2.2% बढ़ाकर 8.86% कर दी है। KRN की स्टोरी का एक मेजर पार्ट है उसका नया HVAC फैसिलिटी एक्सपेंशन। कंपनी का एग्जिस्टिंग प्लांट लगभग 85% यूटिलाइजेशन पर था और नई फैसिलिटी ने प्रोडक्शन कैपेसिटी को रफली 6 टाइम्स तक बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो वो काफी स्ट्रांग है। FY26 में टोटल इनकम 38% बढ़कर 609.8 करोड़ रुपीस हुई। एबिटा 59.5% बढ़ा, 112 करोड़ रुपए के पार चला गया और नेट प्रॉफिट 44.6% बढ़कर 76.5 करोड़ रुपीस हुआ। और तीसरी कंपनी इस लिस्ट में है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। सो एरोफ्लेक्स मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाती है। जून क्वार्टर में एफआईआईज ने कंपनी में अपनी होल्डिंग 2.12% बढ़ाकर 3.61% कर दी है। इस कंपनी में सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है लिक्विड कूलिंग बिजनेस का रैपिड ग्रोथ। इंडिया में डेटा सेंटर्स के एक्सपेंशन के साथ कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ रही है और एरोफ्लेक्स के सेकेंडरी फ्लूइड नेटवर्क स्किड असेंबलीज इसी कूलिंग सिस्टम का पार्ट है। Q1 FY27 में इस सेगमेंट ने कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अराउंड 23% कंट्रीब्यूट किया था। साथ ही एरोफ्लेक्स का ट्रेडिशनल फ्लेक्सिबल होज बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है। Q1 FY26 में एरोफ्लेक्स का टोटल इनकम 72.4% बढ़कर 146 करोड़ रुपए हुआ था। एबिटा 116% से ज्यादा बढ़कर 33.5 करोड़ रुपीस था और प्रॉफिट 162% बढ़ा और 18.8 करोड़ रुपीस हो गया। इन तीनों कंपनीज में एफआईआईज की बाइंग से एक थीम तो क्लियरली कॉमन दिखाई देती है। इंडिया की इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से बेनिफिट लेने वाली कंपनीज में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्या एफआईआईज का ये कन्विक्शन आगे सही साबित होगा? इन तीनों कंपनीज में से आप किसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं? मुझे बताइए कमेंट्स में।
आपको आज की कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस मिस नहीं करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम हर रोज ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.